गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस करेंगे 9th मई के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अपना मूल्य समझिए और विश्वास करिए, आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यानी आपको अपनी वैल्यू खुद समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो कभी भी सामने वाला या कोई दूसरा व्यक्ति आपके मूल्य को, आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। और आपको भरोसा करना पड़ेगा आपकी इस दुनिया में, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट आपकी वैल्यू है और बहुत इम्पोर्टेंट आपका रोल है, जिसको निभाने के लिए ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है। तो बस अपनी वैल्यू समझिए और अपने व्यक्तित्व का निखार करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए इस धरती पर आए हैं, तो उस काम को आपको पूरा करना है, उस सफर पर आपको निकलना है और एक दिन उस सफर पर निकलते हुए सफलता हासिल करनी है। तो इसी सुविचार के साथ में, इसी थॉट के साथ में हम अपने मॉर्निंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए हम निकलते हैं रसिया की विजय यात्रा पर। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको ये समझा दूं कि 9 मई को हर साल रसिया का विक्ट्री दिवस यानी विक्ट्री डे ऑफ रसिया सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये जो इस बार 2023 में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये 78 नंबर की वर्षगांठ है। अच्छा, इसके पीछे की जो कहानी है, उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। ठीक है। तो 9 मई का दिन, 1945 में 9 मई का दिन वो दिन था जब जर्मनी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस आत्मसमर्पण का जो डे था, वो रसिया के लिए क्या था, एक तरीके से विक्ट्री डे था। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहली बार मास्को के रेड स्क्वायर पर मास्को विजय दिवस परेड आयोजित की गई थी रसिया की तरफ से। तो यही परेड 1995 से हर साल 9 मई को आयोजित करी जाती है और एक तरीके से रसिया के विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ये परेड जब पहली बार आयोजित करी गई थी 1945 में। ठीक है। तो जब पहली बार आयोजित करी गई थी तो वो दिन कौन सा था, तो वो दिन था 24 जून। ठीक है। और उस समय पर लगभग 40,000 से अधिक सैनिकों ने इसमें भाग लिया था और 1850 सैन्य वाहनों का प्रयोग किया गया था। तो एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में जो ये सैनिकों का परेड था, एक सैन्य परेड था जो रेड स्क्वायर पर आयोजित करा गया था, जिसका नाम रखा गया था मास्को विजय दिवस परेड, है ना। तो इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का प्रयोग करने की वजह से, सैनिकों का प्रयोग करने की वजह से और रेगुलर हर साल इसको आयोजित करने की वजह से 9 मई 1945 से ही इसको क्या किया जा रहा है, रेगुलर इसको आयोजित करा जा रहा है रसिया में। तो ये जो दिन है, ये जो परेड है या जो रेड स्क्वायर है, इसको 1990 से ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है, क्योंकि रेड स्क्वायर ही वो जगह है जहां पर रसिया की विजय दिवस की जो परेड है वो हर साल निकाली जाती है। तो ये पूरी स्टोरी है रसिया का जो विजय दिवस क्यों मनाया जाता है उसके ऊपर, जर्मनी का आत्मसमर्पण और साथ में ही रेड स्क्वायर पर जो परेड निकाली जाती है 9 मई को, उसके बारे में। और आप ये कभी मत भूलिएगा कि 1945 में पहली बार जब परेड निकाली गई थी तो वो डे कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी, तो वो था 24 जून। लेकिन 9 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, इसीलिए 9 मई को ही हर साल रसिया का जो रेड स्क्वायर है उस पर मास्को विजय दिवस परेड निकाली जाती है। ओके। देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो जर्मन सरेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखो, जब भी जर्मनी की सेना थी, जब सरेंडर किया तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था जर्मन सरेंडर डॉक्यूमेंट। उस पर 7 मई को 1945 में ही जो जर्मन चीफ थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड जोड़ी, उन्होंने हस्ताक्षर करे थे, साइन किए थे। और उनके साइन के बाद ही 9 मई 1945 को बर्लिन की जो सेना थी, यानी जर्मनी जो सेना थी, उसने द्वितीय विश्व युद्ध से जो अपनी जो सेना थी उसको हटा लिया था, या द्वितीय विश्व युद्ध से वो हट गई थी। ओके।
नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका जो टाइम पीरियड क्या था, तो 1939 से 1945 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध। और ये युद्ध कितने साल चला था, तो 6 साल तक चलने वाला युद्ध था। स्टार्टिंग इसके यूरोप में हुई थी और बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया था। जब ये स्टार्ट हुआ तो पहले ये मित्र देशों और फिर धुरी देशों के बीच में, यानी पूरा जो विश्व है वो दो धुरियों में, यानी दो दो पोल्स में डिवाइड हो गया था। एक था मित्र देशों का ग्रुप था और दूसरा था धुरी शक्तियों का ग्रुप था। जो मित्र देश थे उसमें कौन थे, तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस थे। और जो धुरी शक्तियां थी उसमें कौन थे, तो जर्मनी, इटली और जापान थे। ओके। और साथ में ही इन देशों के जो उपनिवेश थे वो भी इस युद्ध में शामिल होते गए। तो ये पूरी तरीके से, एक तरीके से पूरी दुनिया में फैलने वाला युद्ध हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में सबसे लंबा युद्ध, पूरी दुनिया के द्वारा सबसे लंबा युद्ध चलने वाला कौन सा युद्ध है, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। और कहा जाता है कि उस समय की जो आबादी थी पूरी दुनिया की, उसके लगभग 3% लोगों की मौत हो गई थी इस युद्ध में। और ये युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो सितंबर 1945 में जो ये युद्ध है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। ओके। आई थिंक कि आपको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो उसके परिणाम क्या हुए या उसके कारण क्या हुए, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो उसके रीजन के बारे में अगर हम देखें तो कुछ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सबसे पहले तो 1920 का जो वर्साई की संधि थी वो हुई थी। यहाँ पर बहुत डिटेलिंग नहीं करूंगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्साई की संधि हुई थी, एक बहुत बड़ा रीजन है 1920 में जो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। इसके बाद जो है फांसीवाद, और एक तरीके से कहा जाए तो नाजीवाद। फांसीवाद और नाजीवाद, फांसीवाद को हम कट्टर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भी कह सकते हैं। तो देखो, स्पेशली जो जर्मनी और इटली था, इटली के मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो फांसीवाद को बढ़ा रहे थे और नाजीवादी जो प्रक्रियाएं हैं इनको बढ़ा रहे थे। इनकी बहुत ही कट्टर राष्ट्रवाद की नीति थी। ठीक है ना। और इसके अलावा जो फांसीवादी शक्तियां हैं उनका, उनके प्रति जो पश्चिमी शक्तियों के द्वारा तुष्टीकरण किया जा रहा था कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खिलाफ, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। साम्राज्यवादी शक्ति का विस्तार हो रहा था और जापान का उदय हुआ साम्राज्यवादी शक्ति के विस्तार के लिए। साम्राज्यवादी शक्ति का विस्तार का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, मतलब जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उस उसके अंदर बदलाव करते रहना। ठीक है ना, वो है साम्राज्यवादी शक्ति। रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी। रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का मतलब क्या है, रोम यानी इटली के बारे में बात किया जा रहा है, बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी है और टोक्यो यानी जापान की राजधानी है। तो इन तीनों की जो एक टिकड़ी बनी थी, है ना, तो इसकी वजह से भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और 1929 में वैश्विक आर्थिक महामंदी आई थी। वो वैश्विक आर्थिक महामंदी भी बहुत बड़ा रीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ओके। नेक्स्ट हम इसके परिणामों की चर्चा करेंगे कि हमारे इस दुनिया ने कितने ज्यादा इसके जो परिणाम है वो भुगते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग उस समय जो दुनिया की आबादी थी उसमें से लगभग 3% लोगों की डेथ हो गई थी इस वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, इसके जो परिणाम थे उसमें सबसे ज्यादा भयावह था कि यहूदियों को के लिए यातना शिविर बने थे। जो यहूदी थे उनके लिए यातना शिविर बने थे। किसके द्वारा बनाया गया था, तो जर्मनी का जो हिटलर था उसके द्वारा बनाया गया था। तो उसमें वो बुरी तरीके से यहूदियों को क्या करता था, उनकी हत्या करवाता था। इसके अलावा 1945 में जापान का जो शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु हमला किया गया था। किसके द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। विश्व की जो दो शक्तियां थी वो दो गुटों में बट गई थी। एक संयुक्त सोवियत संघ का नेतृत्व करने वाला कम्युनिस्ट गुट था जिसका हेड कौन था, तो रसिया था। ठीक है, सोवियत संघ था यानी जिसको हम आज रसिया कहते हैं। ओके। और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था। यानी एक तरफ कम्युनिस्ट गुट था जिसका जो हेड था वो सोवियत संघ था और दूसरी तरफ पश्चिमी गुट था जिसका हेड कौन था, तो यूएसए था यानी संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसके बाद भी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थापना हुआ था। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करते हैं ना,
तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में करी गई थी और धीरे धीरे इसके कई सारे ब्रांचेस की स्थापना करी गई थी, जिससे कि पूरी दुनिया में अमन और शांति को कायम रखा जा सके और उस चीज की भरपाई की जा सके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा हमने खोया था, यानी मानव जाति ने खोया था। इसके बाद शीत युद्ध की स्टार्टिंग हो जाती है 1991 में, है ना। और उस शीत युद्ध की स्टार्टिंग की वजह से 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन होने लगता है। ओके, तो ये सारे परिणाम थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। देखिए, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम उपनिवेशवाद के बारे में बात कर रहे हैं। उपनिवेशवाद को इंग्लिश में वो बोलते हैं कॉलोनीज, और या फिर उपनिवेश को बोलते हैं कॉलोनी। इसकी मीनिंग को थोड़ा समझते हैं, फिर हम इसकी स्टोरी को समझेंगे। इसकी मीनिंग को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो अब तब आप ये जान लीजिए कि एक तरीके से जो अमीर राष्ट्र हैं वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस साम्राज्य के विस्तार की जो उनकी इच्छा है, जो उनकी नीति है, जो पॉलिसी है, उसके तहत क्या करते हैं, वो गरीब देशों पर कब्जा कर लेते हैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जो गरीब देश है वो उपनिवेश कहलाएगा उस अमीर देश का। तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि भारत भी एक तरीके से उपनिवेश था 1947 से पहले। किसका था? ब्रिटेन का था। इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहां पर यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बना रखे थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूरोपीय देश थे उनके पास पैसा ही नहीं बचा कि वो इतनी दूर यात्रा कर सके, उपनिवेशों को संभाल सके, और उनके लोग बहुत ज्यादा मारे जा चुके थे, तो सैन्य पावर भी नहीं दे पा रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो अपने उपनिवेश थे उनको आजादी देनी स्टार्ट कर दी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत के बारे में बात करें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने ये बोला था भारत से कि आप अपने सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करो मित्र राष्ट्रों की तरफ से, मतलब हमारी तरफ से युद्ध लड़ो, और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा कि हम भारत को आजादी दे देंगे, है ना। तो उनकी बात को मान लिया गया था और बहुत सारे जो सेना थे, हमारे हमारे सैनिक थे, वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़े थे। और साथ में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो ये दो बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो आई होप कि ये जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो क्या है, वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट स्मार्ट के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास, इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और इसके विकास के लिए टाई अप हुआ है, एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और साथ में ही जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ में, ठीक है। अच्छा, कल की न्यूज में हमने क्या पढ़ा था, आपको अच्छे से याद होगा कि कल की न्यूज में हमने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे का जो ट्रैक है उसके निर्माण के लिए कितने किलोमीटर वो ट्रैक होगा, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, इन सब विषयों के बारे में पढ़ा था, जहां से बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं इस रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया के विकास के लिए जो काम किया जाएगा उससे रिलेटेड एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है हमारे जो शहरी मामलों के मंत्रालय हैं और साथ में ही जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के बीच में। अच्छा, जब इन क्षेत्रों का, इन स्टेशनों का विकास किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लोग मतलब यात्रियों को, जो बुलेटिन ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उनको हर तरीके की सुविधाएं उस स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों से मिल जाएगी। अच्छा, इसके जब हमने बात करा था मुंबई अहमदाबाद रेलवे ट्रैक के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, मैंने बोला था 12 स्टेशन इसके बीच में आएंगे। उन 12 स्टेशनों में से 4 स्टेशनों को हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के रूप में सेलेक्ट किया गया है। मतलब सबसे पहले जो विकास किया जाएगा वो इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। तो उसमें 4 स्टेशन कौन से हैं देख लेते हैं, साबरमती, सूरत, विरार और ठाणे। ओके, तो जिसमें सूरत, विरार और ठाणे क्या है, ग्रीन फील्ड में आएंगे, और जबकि जो साबरमती है वो किस में आएगा, तो वो ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट में आएगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। The Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Railway
हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं विद जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी फॉर स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ओके, जिसको प्रोजेक्ट स्मार्ट कहते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि स्टेशन के आसपास का जो एरिया है उसको, उसमें जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार किया जाएगा और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि जो यात्री हैं उनको जिस भी तरीके की सुविधा की जरूरत है वो सारी उनको वहां पर उपलब्ध हो सके। ठीक है, स्टेशन के आसपास के एरिया में उपलब्ध हो सके। और इस प्रोजेक्ट को हासिल कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसके लिए विकास और प्रबंधन के साथ साथ में जो राज्य सरकार है उनका डिपार्टमेंट और साथ में नगर निगम और शहरी विकास प्राधिकरण के साथ में मिलकर इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। और इसके लिए जो JIC है, JICA यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो एजेंसी है, उसने गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ में समझौते किए हैं। और पहला जो सेमिनार है वो 8 मई को नई दिल्ली के निर्माण भवन में आयोजित भी किया गया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ओके। तो आई होप कि आप सबको स्मार्ट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की, जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, आयुष्मान खुराना को हम सब अच्छे से जानते हैं। ये कौन है, तो हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। ठीक है, तो एक कंपनी है बेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। बेकफिट स्पेशली गद्दों का निर्माण करती है। तो इसकी एक ब्रांच है जिसका नाम है बेकफिट डॉट। तो बेकफिट डॉट के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है किसको, आयुष्मान खुराना को, ओके। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से, जो आयोजित की गई थी कोरिया के जिंजू में। ठीक है, तो इसमें 7 मई को एक रिकॉर्ड बनाया गया है। हमारे देश के ही वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है जेरेमी लालिरी नुंगा। ठीक है ना, ये सिर्फ 20 साल के हैं। तो इन्होंने 67 किलोग्राम भार वर्ग का जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें 141 का भार उठाकर स्नैच स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इस 67 किलोग्राम का जो भार वर्ग है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो चाइना के हे यूजी ने जीता है, ओके। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो ये एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड जो इवेंट है उसके रूप में आयोजित किया जाता है और स्पेशली जो एशियन कंट्रीज हैं, जो एशियाई देश हैं, उनके एथलेटिक्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अच्छा, 1969 से एशियन वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है इसमें जो मेन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आदमी है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके बाद जो है 1988 से इसमें पार्टिसिपेशन महिलाओं के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया था, यानी जो महिलाएं एथलेटिक्स थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। इसका जो मोटिव है वो क्या है, तो स्पेशली जो वेट लिफ्टिंग है उसके लिए जो एथलेटिक्स हैं उनको इनकरेज करना, उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने का काम करता है, ओके। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास राजस्थान के हनुमानगढ़ से रिलेटेड है, जहां पर 8 मई को भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है MiG-21, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, और इस एयरक्राफ्ट के फाइटर एयरक्राफ्ट की वजह से जो क्रैश हो गया है इसकी वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, ऐसी जानकारी दी गई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ओके। MiG-21 जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक फाइटर जेट है ये। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये देख लेते हैं। तो इसको बनाया गया था सोवियत संघ के 2 इंजीनियर थे जिनका नाम था मिकोयान और गुरेविच। इनके द्वारा इस लड़ाकू विमान को या फाइटर जेट को बनाया गया था, ओके। भारत में 1963 में MiG-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और जिसमें 874 विमान शामिल किए गए थे। कितने, 874 विमान शामिल किए गए थे। अच्छा, पिछले जो 6 दशक हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि 400 से अधिक दुर्घटनाएं हो गई हैं MiG-21 को लेकर, जो एक फाइटर जेट है, और जिसमें से 200 पायलट हैं जिनकी मृत्यु हो गई है इन 400 से अधिक दुर्घटनाओं में, ओके। अच्छा, आप देख रहे हैं कि दुर्घटना की जो दर है वो कितनी ज्यादा क्या है, कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। और साथ में ही मैं आपको ये भी बता दूं कि
जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इन MiG-21 जो विमान है इनको रिप्लेस करा जाए भारत में बना हुआ जो तेजस लड़ाकू विमान है उससे। तो इसका काम चल रहा है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा पीछे काम चल रहा है। ओके, देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बारे में है, जिन्होंने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़ ऑन ठीक है, ऑन 8 मई। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि समारोह के दौरान मंत्री जी ने क्या किया, राजनाथ सिंह जी ने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटीज की आधारशिला रखी। और इस हेरिटेज के माध्यम से, यानी जो ये विरासत केंद्र है एक तरीके से भारतीय वायुसेना का, इसके माध्यम से चंडीगढ़ के युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो। और साथ में ही भारत के जो लड़ाकू विमान है, जेट विमान है, जो राहत का काम करते हैं, जो युद्ध में भाग लेते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को दिखाना, उनकी कैपेसिटी को दिखाना भी काम है। और इसके साथ साथ जो पुराने हो चुके विमान हैं उनका उनके बारे में भी बताना इस हेरिटेज सेंटर का प्रमुख काम है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर वायुसेना से रिलेटेड जो कलाकृतियां हैं, सिमुलेटर्स हैं, इंटरेक्टिव जो बोर्ड्स हैं, उनका भी प्रदर्शन किया गया है इस हेरिटेज विरासत के माध्यम से। The inauguration of the Indian Air Force Heritage Center was a momentous event that celebrated the history, achievements and contribution of the Indian Air Force to the nation. Okay, यानी इंडियन एयर फोर्स का हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या योगदान है, इसको जो एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर है इसके द्वारा बताया जाएगा। नेक्स्ट जी हम बात करेंगे चंडीगढ़ के बारे में। जैसा कि चंडीगढ़ का मैप आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है और भारत की का एक यूटी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ को एक स्पेशल तरीके से बनाया गया, यानी इसको डिजाइन किया गया है चंडीगढ़ शहर को। इसके जो वास्तुकार हैं, इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो कौन है, तो ले कोर्बुसियर हैं। कौन है, ले कोर्बुसियर। ओके, और इनके द्वारा जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट आता है, सचिवालय आता है, विधानसभा आता है, ये चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इसीलिए जब आप चंडीगढ़ जाएंगे तो वो आपको काफी ज्यादा बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया हुआ शहर लगता है। अगर हम यहाँ के मेयर के बारे में बात करें तो सबरजीत कौर हैं। आधिकारिक पशु भारतीय ग्रे नेवला है। आधिकारिक पक्षी क्या है, तो भारतीय ग्रे हॉर्नबिल है। आधिकारिक फूल यहाँ पर पवित्र वृक्ष है। और आधिकारिक वृक्ष क्या है, तो मंगीफेरा इंडिका। क्या है, मंगीफेरा इंडिका। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं के शैलजा की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। ठीक है, इसका विमोचन हुआ है। और साथ में मैं बता दूं कि जो ये केरला की पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रही हैं और सीपीएम की केंद्रीय समिति की सदस्य रही हैं। और ये जो बुक है इसको प्रकाशित किया जाएगा दिल्ली स्थित पब्लिशिंग हाउस जगरनॉट बुक्स के द्वारा। अच्छा, कोच्चि के ही कोच्चि के बी एंडले फाउंडेशन की पूर्व सीईओ हैं और पत्रकार है जिनका नाम है मंजू सारा राजन। तो मंजू सारा राजन के साथ मिलकर के शैलजा की ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये लिखी गई है, जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। और साथ में मैं बता दूं कि इस बुक में चूंकि जो ये शैलजा जी हैं, इनका जन्म मालाबार में हुआ था। मालाबार की एक छोटी सी बस्ती में हुआ था। तो इनकी जो स्टोरी होती है वो मालाबार की इस छोटी सी बस्ती से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे किस तरीके से ये कैबिनेट में एक हेल्थ मिनिस्टर के रूप में बनी, इसके ऊपर ये पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। इंग्लिश में लिखी गई है किसके द्वारा, तो मंजू सारा राजन के द्वारा लिखी गई है। और के शैलजा और मंजू सारा राजन के द्वारा लिखी गई है। ओके, अच्छा, मलयालम भाषा में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया जाएगा, तो एक लेखक है एस सिथारा, उनके द्वारा किया जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी गई है किसके द्वारा, इंग्लिश में, तो मंजू सारा राजन और के शैलजा के द्वारा लिखी गई है। और इसको मलयालम में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया जाएगा, तो एक राइटर है जिनका नाम है एस सिथारा, उनके द्वारा। ओके, हो एस सिथारा उनके द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास केरल से ही रिलेटेड। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है आर बिंदु। ठीक है, तो इन्होंने केरल संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करा है और स्पेशली ये उच्च शिक्षा संस्थानों में क्वालिटी मूल्यांकन के लिए
इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए ही डिजाइन किया गया है। जैसा कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो तो तैयार किया गया था, और उसके बाद केरला ने अपना केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा के आईआरएफ मतलब केरल संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को लागू कर दिया है, जो सालाना रूप से जो उच्च शिक्षा है उसकी क्वालिटी के ऊपर काम करेगा, उसके क्वालिटी का मूल्यांकन करेगा। ओके, The initiative has made Kerala the first state in India to establish a ranking framework specifically for its higher education institutions. Okay, और मतलब केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जो हायर एजुकेशन में इस तरीके का फ्रेमवर्क लेकर आया है, क्वालिटी वाइज जो रैंकिंग है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। केरला के बारे में बात करें तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, ऑफिशियल बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो जो पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, ट्रिपल जंप का नया रिकॉर्ड बनाया गया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है प्रवीण चित्रवेल के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो देखो, क्यूबा के हवाना में, कहाँ पर? क्यूबा के हवाना में एक एथलेटिक मीट हुई थी जिसमें ट्रिपल जंप में पुरुषों के जो ट्रिपल जंप प्रतियोगिता है उसमें भारतीय एथलीट है जिनका नाम है प्रवीण चित्रवेल। उन्होंने 17.37 मीटर पर छलांग लगाई और जिसकी वजह से प्रतियोगिता जीत ली और जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया है। इसके पीछे का जो नेशनल रिकॉर्ड के बारे में बात करें हम तो 2016 में बेंगलुरु में तीसरा जो इंडियन ग्रैंड प्रतियोगिता हुई थी उसमें रंजीत महेश्वरी थी, एक एथलीट थी जिनका नाम था रंजीत महेश्वरी। उन्होंने 17.30 मीटर की छलांग लगाई थी। ठीक है ना, तो इसका जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया गया है प्रवीण चित्रवेल के द्वारा। ठीक है, अगर क्वालिफाइंग के बारे में बात करें तो 17.20 मीटर की जो छलांग लगा लेगा वो क्वालिफाई हो जाता है इस तरीके की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर हम प्रवीण चित्रवेल के बारे में बात करें तो इनका बर्थ प्लेस क्या है? तमिलनाडु है। जन्मदिन क्या है? तो 5 जून 2001 में इनका जन्म हुआ था और ये एक इंडियन यानी भारतीय एथलीट है। और फरवरी 2023 में इन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो अस्ताना में हुई थी वहां पर 16.98 मीटर की जो छलांग लगाई थी और उसकी वजह से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था जो एक नेशनल इंडोर रिकॉर्ड भी है। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं लैंडिंग पोत आईएनएस मगर सेवा मुक्त हुआ इसके बारे में, यानी लैंडिंग शिप आईएनएस मगर डिसकमीशन्ड। ठीक है, एक नौसैनिक एक लैंडिंग पोत है जिसका नाम है आईएनएस मगर। 36 साल की सेवा इसने नौसेना में दी है और अब इसको मुक्त कर दिया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि नौसैनिक बेस में एक समारोह था जिसका नाम रखा गया सूर्यास्त। इस समारोह में ही कमांडर है हेमंत बी सालुंखे, उनकी कमान में पोत को डिसकमीशन किया गया है। अगर इसके लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 16 नवंबर 1984 में मीरा तहलियानी के द्वारा। ठीक है, और बाद में इसको कमीशन किया गया था लेट एडमिरल आर.एच. तहलियानी के द्वारा 18 जुलाई 1987 को। कहाँ पर किया गया था? तो गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में। ओके, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आईएनएस मगर के बारे में। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में ही मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लाइक करते हैं चैनल को, कमेंट करते हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से और बेल आइकन प्रेस करने की वजह से जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। कल फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। तब तक खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।